हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 कक्षा 6 हिंदी मल्हार एनसीईआरटी के पाठ 13 पेड़ की बात के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पाठ से मेरी समझ से का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा अर्थात स्टार बनाइए। पहला क्वेश्चन है, जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, पौधे को कौन सा भेद पता चल गया? कौन सा भेद पता चल गया है ना? तो पहला ऑप्शन है उसे उल्टा लटकाया गया है, दूसरा उसे किसी ने सजा दी है, तीसरा बच्चे को गमला रखना नहीं आया, चौथा प्रकाश ऊपर से आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है पहला, उसे उल्टा लटकाया गया है ना। इसके आगे हमने क्या लगा दिया? स्टार लगा दिया। दूसरा, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के मित्र कैसे हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारे जैसे ही सांस लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारे जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं, तीसरा ऑप्शन है हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं, चौथा ऑप्शन है धरती पर हमारे साथ ही जन्मे हैं। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, हवा को शुद्ध करके सहायता करते हैं। अब खा है, आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो इसका उत्तर है पौधे का सिर नीचे की ओर लटका रहा और जड़ ऊपर को रही। एक दिन बाद पौधे को यह भेद मालूम हो गया, है ना। पौधे का सिर नीचे की ओर लटका रहा और जड़ ऊपर को रही। एक दिन बाद पौधे को यह भेद मालूम हो गया कि उसे उल्टा लटकाया गया है। इसी कारण उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ गईं और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। अब पेड़ पौधे अंगारक अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वायु को ग्रहण करके उसे शुद्ध कर देते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इस प्रकार पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं व जीव जंतुओं के मित्र होते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आपके विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। का है, पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है, माने प्रस्तुत पंक्तियों का मतलब है कि पेड़ पौधों में जो ऊर्जा संग्रहित होती है, माने जमा होती है, संग्रहित होना माने जमा होना, वह सूर्य की किरणों से आती है। अतः प्रकाश के बिना पेड़ पौधों का जीवन असंभव है। इसका कारण यह है कि कोई भी बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधों के हर रेशे में प्रकाश विद्यमान है, माने स्थित है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो वही ऊर्जा प्रकाश और ताप के रूप में बाहर आती है। इससे स्पष्ट है कि पेड़ पौधों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा संरक्षित रहती है और बाद में ये प्रयोग में लाई जा सकती है। ख, मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है, वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति पेड़ और पराग कण के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है, माने दिखाती है। मधुमक्खियां और तितलियां एक पेड़ के फूल से पराग कण लेकर दूसरे फूल पर जाती हैं। इस प्रकार वे प्रजनन प्रक्रिया में सहायता करती हैं। वे शहद भी चखती हैं, जिससे पेड़ बीज उत्पन्न कर पाते हैं। अतः यह मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष का एक सहजीवी रिश्ता है। अब है मिलकर करे मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ वाक्यांश नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थ व संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। वाक्यांश अर्थ व संदर्भ। पहला है, बीज का ढक्कन दरक गया। तो
पहले का है छठवां, बीज के दोनों दलों में दरार आ गई या फट गए, है ना। तो पहले का कौन सा है? छठवां। अब है दूसरा, उसे अंगारक वायु कहते हैं। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो इसका है चौथा, सांस छोड़ने पर निकलने वाली वायु कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो दूसरे का है चौथा। अब है तीसरा, पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। तो इसका है पांचवा, सूर्य के प्रकाश से पत्ते विषाक्त वायु के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अब है चौथा, प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। तो इसका है दूसरा, जीवन के लिए सूर्य का प्रकाश आधार शक्ति या महत्वपूर्ण है ना। तो इसका है दूसरा। फिर है पांचवा, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। कौन हंस रहा हो? अपनी संपन्नता और भावी पीढ़ी की उत्पत्ति से संतुष्ट प्रसन्न, है ना। तो इसका है तीसरा। किसकी बात हो रही है? पेड़ की, है ना। अब है छठवां, इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तो इसका है पहला, मटमैली माटी और विषाक्त वायु से सुंदर सुंदर फूलों में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो इसका है पहला। फिर है सोच विचार के लिए, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और लिखिए कि बीज के अंकुरित होने में किस किस का सहयोग मिलता है। तो इसका उत्तर है है ना। तो बीज के अंकुरित होने में धरती, पानी, सूरज की रोशनी का सहयोग मिलता है। पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसका उत्तर है पौधे अपना भोजन निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त करते हैं। तो जड़ के माध्यम से, है ना। पहला जड़ के माध्यम से, दूसरा पत्तों के माध्यम से। जड़ के माध्यम से जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी और आवश्यक खनिज तत्वों को सोखकर रसपान करते हैं। फिर दूसरा, पत्तों के माध्यम से पत्तियों में छोटे छोटे मुंह अर्थात स्टोमेटा, है ना, होते हैं जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण माने फोटोसिंथेसिस, है ना। अब है लेख की रचना। इस लेख में एक के बाद एक विचार को लेखक ने सुसंगत रूप से प्रस्तुत किया है। गमले को आधा लटकाना या मूली काटकर बोना जैसे उदाहरण देकर बात कहना इस लेख का एक तरीका है। अपने तथ्य को वास्तविकता या व्यवहारिकता से जोड़ना भी इस लेख की विशेषता है। जैसे लेखक ने पेड़ की बात कही है, वैसे ही अपने आसपास की चीजें देखिए और किसी एक चीज पर लेख लिखिए। जैसे गेहूं की बात। उत्तर, गेहूं की बात, है ना। गेहूं की खेती में कई चरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किसान बीज बोते हैं और खेत को तैयार करते हैं। बीज की अंकुरण प्रक्रिया में मिट्टी, पानी और सूर्य की रोशनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इम्पोर्टेंट योगदान होता है। जैसे ही बीज अंकुरित होता है, वह धीरे धीरे जड़ें फैलाता है और पौधा बड़ा होता है। गेहूं के पौधे को उचित मात्रा में, माने सही मात्रा में पानी और धूप की आवश्यकता होती है, माने पानी और धूप की जरूरत होती है, ताकि वे अच्छे से विकसित हो सकें। फसल की कटाई के बाद गेहूं को सहेजने और पिरोने की प्रक्रिया भी आवश्यक होती है, माने संभाल के रखने की। प्रत्येक चरण बहुत ध्यान पूर्वक किया जाता है, जिससे हमें स्वस्थ और उत्तम गुणवत्ता का अनाज मिलता है।
माने अच्छा अनाज मिलता है। इस प्रकार गेहूं की खेती में भूमि, मौसम और किसान की मेहनत बहुत आवश्यक है। अब है अनुमान या कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। वृक्ष के समाप्त होने के बाद क्या होता है? उत्तर, वृक्ष के समाप्त होने के बाद वह अपना जीवन संतान के लिए न्यौछावर कर देता है। माने वृक्ष के खत्म हो जाने के बाद, है ना, पेड़ के नष्ट हो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद जो है पेड़ जो है अपना जीवन किसके लिए? संतान के लिए न्यौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है। पेड़ सूख जाता है और अंततः जड़ सहित भूमि पर गिर जाता है एवं उसकी लकड़ी, पत्तियां व अन्य भाग मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं। इससे पेड़ की संतान अर्थात बीज विकसित होती है, जो भविष्य में नए पेड़ बन जाते हैं। इस प्रक्रिया से प्राकृतिक चक्र पूरा होता है और पेड़ों की जाति आगे बढ़ती रहती है। अब है क्वेश्चन खा। पेड़ पौधों के बारे में लेखक की रुचि कैसे जागृत हुई? तो इसका उत्तर है लेखक की पेड़ पौधों के बारे में रुचि माने इंटरेस्ट उनके प्राकृतिक अवलोकन और विश्लेषण से जागृत हुई। उन्होंने पेड़ को विकास प्रक्रिया, जीवन शैली और उनके पर्यावरणीय योगदान की गहराई से समझा। कैसे समझा? गहराई से समझा, बहुत अच्छे से समझा। गमले को उल्टा लटकाने जैसे प्रयोग और पेड़ पौधों के जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए लेखक ने प्रकृति के प्रति अपनी जिज्ञासा माने जानने की इच्छा और सम्मान को व्यक्त किया, माने प्रस्तुत किया। अब है प्रवाह चार्ट। बीज से बीज तक की यात्रा का आरेख पूरा कीजिए। बीज है ना, फिर क्या हुआ? बीज के बाद अंकुर, फिर क्या है? अंकुर के बाद अंकुर, अंकुर के बाद क्या हुआ? पौधा बना, है ना। फिर पौधा के बाद क्या बना? पत्ता, है ना। क्या बना? पत्ता। पत्ता के बाद क्या बना? कली बनी। कली के बाद क्या बना? फूल बना। फूल के बाद क्या बना? फल बना। फल के बाद क्या बना? बीज बना। अब है अंकुरण। पहला, मिट्टी के किसी भी पात्र में मिट्टी भरकर उसमें राजमा या चने के 4-5 बीज बो दीजिए। दूसरा, हल्का सा पानी छिड़क दीजिए। तीसरा, 3-4 दिन तक थोड़ा थोड़ा पानी डालिए। चौथा, अब इसमें आए परिवर्तन लेखन पुस्तिका में लिखिए। संकेत, इस एक दिन में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ती है, कितने पत्ते निकले, प्रकाश की तरफ पौधे मुड़े या नहीं, आदि। अब इसका उत्तर है बीज बोने के 3-4 दिन बाद पौधे अंकुरित हो गए। पहले दिन पौधे की लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ी और दूसरे दिन 2 सेंटीमीटर बढ़ी। पत्ते भी उभरने लगे। पौधे प्रकाश की दिशा में मुड़े, जिससे यह पता चलता है कि वे प्रकाश के प्रति संवेदनशील हैं। नियमित माने लगातार पानी देने से पौधे स्वस्थ दिख रहे हैं, है ना। अब है शब्दों के रूप। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। यहाँ मिट्टी से जुड़े कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं जो उसकी विशेषता बता रहे हैं। अब आप पेड़, सर्दी, सूर्य जैसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द बॉक्स बनाकर लिखिए। मिट्टी चिकनी, है ना, चिकनी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, नम मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी, रेतीली मिट्टी और काली मिट्टी। अब है शब्द और विशेषता। पेड़ हरे भरे, फिर छायादार, फिर मजबूत, फलदार, ऊंचा, शाखा युक्त। ये क्या है? पेड़ की विशेषता है। फिर सर्दी ठंडी, कपकपाती, बर्फीली, कड़ाके की, शुष्क,
हवादार, ये किसकी विशेषता है? सर्दी की। फिर है सूर्य, तेज, चमकदार, गरम, ऊर्जावान, प्रखर, स्वर्णिम, ये किसकी विशेषता है? सूर्य की। फिर है आकाश, नीला, विस्तृत, अनंत, स्वच्छ, खुला, ऊंचा, ये किसकी विशेषता है? आकाश की। फिर हवा, शीतल, मंद, सुगंधित, तेज, ताजगी भरी और हल्की, ये किसकी विशेषता है? हवा की। अब है पानी, स्वच्छ, ठंडा, तरल, साफ, मीठा, बहता, ये किसकी विशेषता है? पानी की। अब है पाठ से आगे। मेरे प्रिय, नीचे दी गई तालिका से प्रत्येक के लिए अपनी पसंद के 3-3 नाम लिखिए। फूल, पक्षी, वृक्ष, पुष्प। फूल, गुलाब, सूरजमुखी और कमल। पक्षी, मोर, तोता और गौरैया। वृक्ष माने पेड़, नीम, आम, अमरूद। फिर पुस्तक, किताब, कौन कौन सी है मुझे पसंद है? पंचतंत्र, रामायण और महाभारत। फिर है खेल, खेल कौन कौन से हमें पसंद है? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। फिर है आज की पहेली। इस शब्द सीढ़ी में पाठ में आए शब्द हैं, मतलब ये जो शब्द है सीढ़ी में, ये पाठ से आए हुए शब्द हैं। इन्हें पूरा कीजिए और पाठ में रेखांकित कीजिए। रात है ना, फिर तमाम, फिर ममता, फिर पल्लव, फिर वसंत, फिर नाम, फिर मजबूत, फिर है नाल, है ना, तना, है ना, तना और नाल, फिर लटक, फिर कम। फिर है खोजबीन के लिए। इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में और जान समझ सकते हैं, है ना। इंटरनेट कड़ियों का प्रयोग करके आप जगदीश चंद्र बसु के बारे में और जान समझ सकते हैं, माने आपको और ज्ञान मिल सकता है। जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। जगदीश चंद्र बसु कौन थे? वैज्ञानिक थे, है ना। अब है जगदीश चंद्र बसु। उत्तर, जगदीश चंद्र बसु एक महान वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमनसिंह जिले में हुआ था। वे भारत के पहले वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने पादप अर्थात पौधों और रेडियो विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें की, इम्पोर्टेंट खोजें की, है ना। बसु ने सिद्ध किया कि पौधों में भी जीवन होता है और वे भी दर्द और खुशी महसूस करते हैं। उन्होंने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह दिखाया कि जब पौधों को पानी, धूप या उर्वरक मिलता है तो वे तेजी से बढ़ते हैं। जब उन्हें काटा जाता है या नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनकी वृद्धि धीमी हो जाती, माने वो धीरे बढ़ते हैं। उन्होंने एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया जिससे पौधों की गति को मापा जा सकता है। जगदीश चंद्र बसु ने रेडियो विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वायरलेस संचार के सिद्धांतों को प्रदर्शित किया। उनके शोध ने भविष्य में रेडियो और अन्य वायरलेस उपकरणों के विकास की नींव रखी। उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सम्मान मिला, है ना। उनके वैज्ञानिक कार्यों ने यह सिद्ध किया कि भारतीय वैज्ञानिक भी विज्ञान की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। फिर है जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक। उत्तर, जगदीश चंद्र बसु एक विलक्षण और संवेदनशील वैज्ञानिक थे। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। बसु की वैज्ञानिक यात्रा उनके गहरे संवेदनशीलता और प्रकृति के प्रति लगाव के कारण अद्वितीय बनी। उन्होंने पौधों के जीवन पर अद्भुत खोज की
जिससे यह साबित हुआ कि पौधों में भी संवेदनशीलता होती है। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किया, जो पौधों की वृद्धि और उनकी प्रक्रियाओं को मापने में सहायक था। बसु ने दिखाया कि पौधे दर्द और खुशी महसूस कर सकते हैं और उनका विकास बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। उनकी यह खोज विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण लेकर आई। बसु ने रेडियो विज्ञान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वायरलेस संचार के सिद्धांत को स्थापित किया, जिससे भविष्य में रेडियो और वायरलेस उपकरणों का विकास हुआ। उनकी संवेदनशीलता केवल पौधों तक ही सीमित नहीं थी, वे अपने देश और समाज के प्रति भी गहरी संवेदना रखते थे। जगदीश चंद्र बसु की वैज्ञानिक सोच और उनकी संवेदनशीलता ने उन्हें एक विलक्षण व्यक्तित्व प्रदान किया। उनका जीवन और कार्य विज्ञान में नैतिकता और संवेदनशीलता की मिसाल पेश करते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 13 पेड़ की बात के क्वेश्चन आंसर पूरे हुए।